नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार सीरीज में चल रहे हैं जिसमें हमने मेडिवल हिस्ट्री देख लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू करने वाले हैं और जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहानी के साथ साथ फैक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो अपने को थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा कुछ इम्तियाज़ अहमद सर की किताब बिहार एक पर्चे पे बेस्ड है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में किताब है, उसका इंग्लिश अनुवाद है, इंग्लिश नोट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो चलिए, हमारा लास्ट क्लास क्या था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो मेडिवल टाइम है वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और धीरे धीरे वहाँ से मॉडर्न की ओर बढ़ने लग गया। मॉडर्न की ओर बढ़ने लग गया, इसका जो सिग्नल है वो कहाँ से मिलता है? तो हमने देखा था फॉरेन मर्चेंट्स जो है वो इंडिया आने लग जाते हैं और इंडिया में खासकर हमारे बिहार में पटना में भी आने लग जाते हैं। वो अपना डिफरेंट जगह पर फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने देखा था। अब यही जो फॉरेन मर्चेंट से वो मर्चेंट से जो है अब पॉलिटिक्स में घुसने लग जाएंगे और पॉलिटिक्स में घुसते घुसते वो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बिहार पर उनका शासन हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है उनके आने से, उनके ट्रेड से धीरे धीरे कहाँ चला गया? एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। तो ये जो ट्रांजिशन है दैट इज मेडिवल टू मॉडर्न का ट्रांजिशन हम लोग बोलते हैं। एक बार जैसे ही उनका शासन आने लग गया, शासन आ गया, तो फिर बोल सकते हैं हम कि मॉडर्न टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कब से उनका शासन आने लग गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1757 में 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आगे आएगा, डिटेल में आएगा, बस मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाह रहा हूँ, एक दो पॉइंट वो आप ध्यान में रखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की क्या खास बात थी? बैटल ऑफ प्लासी की खास बात ये थी कि यहाँ इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। ठीक है, ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। और इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था? नवाब के हाथ में था। ठीक है, नवाब के हाथ में था। मतलब आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। तो हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं कि 1757 के बाद से मॉडर्न एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बट एक ट्रांजिशन का जो फेज था वो एक बहुत लंबा फेज था। ठीक है, 16th सेंचुरी बीता, 17th सेंचुरी बीता, ठीक है, 18th सेंचुरी में आकर के वो क्या होता है? ट्रांजिशन खत्म होता है। तो धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे वो क्या बन गए थे? बॉस बन चुके थे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उस समय को। इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो समय काल रहने वाला है समवेयर अराउंड 1700 से 1700 के आसपास से 1764 तक बिहार में क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं समवेयर। ठीक है, और हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नो डाउट, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, तो ये जो हम जो अभी लिखा हुआ है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम ना मुगल का लीनेज देख लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर काम आने वाला है। तो मुगल का लीनेज में हमको पता है कि सबसे जो लास्ट जो पावरफुल रूलर थे दैट ही वाज औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब सबसे पावरफुल रूलर लास्ट में जो हुए। इसके बाद सारे कमज़ोर ही होने लग गए थे। बहादुर शाह वाज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक, लेकिन इनका समय काल ज़्यादा नहीं था तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह ये 1 है। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब था? समवेयर अराउंड 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, बहादुर शाह 1 का जो शासनकाल था वो समवेयर अराउंड 1707 से 1712 के आसपास रख लीजिए, इसी के आसपास इनका शासन था। इनके बहुत सारे बच्चों में 2 बच्चे थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला नाम है अजीम का। ठीक है, अजीम का पहला नाम आता है। दूसरा नाम आता है जहंदर शाह का। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे, जहंदर शाह। ठीक है, ठीक है, अजीम का एक बेटा था फारूक सियार। फारूक सियार, ये भी सुल्तान बनता है, ये भी राजा बनता है। 1713 से लेकर के समवेयर 1718-19 तक था। 1718 ही रख लीजिए। ठीक है, 5-6 साल वो रहता है, राइट। तो ये जो तख्त है, तख्त मतलब सिंहासन जो है वो औरंगजेब के पास से पास ऑन होता है बहादुर शाह के पास। बहादुर शाह की जब मृत्यु होती है तब अजीम और जहंदर शाह में जो है बैटल ऑफ थ्रोन होता है। बैटल ऑफ थ्रोन में क्या होता है? अजीम जो है वो हार जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, और जहंदर शाह जो है वो राजा बन जाते हैं, मतलब तख्त जो है इनके पास हो जाता है। इनका भतीजा था, फारूक शाह इनका भतीजा था। तो ये क्या करता है? ब्रिटिश से जो है सपोर्ट ले लेता है और वो क्या दिल्ली की तरफ मार्च करता है और आगरा में जहंदर शाह को हरा करके ये तख्त पर बैठ जाता है। तो तख्त जो है जहंदर शाह से फारूक शाह के पास ऑन हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ और बातें हैं जो हम लोग साथ में देखते चलेंगे, बट आपको ये एक मोटा मोटा पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो मुगल लीनेज है वो कैसे चला, क्योंकि मुगल का ही रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि शासन मोटा मोटी मुगल का बना हुआ था। ठीक है, ऑल्दो लोग नवाब बन गए बाद में, बट स्टिल जो एक ढंग से माना जाए तो शासन जो है वो मुगल का चल ही रहा था, राइट। तो और एक और 2 पॉइंट है कि अजीम का नाम और फारूक सियार का नाम, ये दोनों क्या है? बिहार के गवर्नर्स थे।
क्या थे, बिहार के गवर्नर्स थे, और इनका कुछ कुछ योगदान या कुछ कुछ आप बोल सकते हैं रोल जो है वो बिहार में देखने के लिए मिलता है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो पहला नाम जो इसमें आता है अजीम उल शान का। अब क्या होता है कि 1697 में 1697 में औरंगजेब जो है, मैंने औरंगजेब का एक पोता हुआ, मतलब औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह, बहादुर शाह का बेटा फारूक, सॉरी अजीम उल शान। तो अजीम उल शान जो है वो औरंगजेब का पोता हुआ, राइट। तो पहला लाइन में यही लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में बोलता है कि 1697 में औरंगजेब क्या करते हैं, इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रांतपति नियुक्त करके भेज देते हैं। ठीक है, प्रांतपति नियुक्त करके भेज देते हैं, सूबादार और बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा बनाकर इनको भेज देते हैं। और इनके साथ एक चतुर चालाक आदमी को भी भेजते हैं, ही वॉज मुर्शिद कुली खान। ठीक है, क्यों इनको मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये हम लोग आगे देखेंगे। तो मुर्शिद कुली खान को दीवान बना के भेज देता है। दीवान इस काइंड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का रख लीजिए वो, ठीक है, फाइनेंस जो संभालता है वो दीवान का काम करता था, राइट। तो ये जो है सूबादार कौन है, गवर्नर कौन है, गवर्नर इज अजीम, एंड जो उनका डेप्टी बोल सकते हैं या उनका फाइनेंस जो हेड है उस किसको बोल सकते हैं, मुर्शिद कुली खान को बोल सकते हैं। दोनों जाकर के बंगाल में आते हैं, राइट। अब इन दोनों में क्या हो जाता है कि थोड़ा ये बन जाता है, क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं इन दोनों के बीच में। मुर्शिद कुली खान और औरंगजेब का जो पोता है अजीम, उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंसेज आ जाता है। क्यों डिफरेंसेज आ जाता है, तो कुछ उनका फाइनेंस लेकर इशू रहता है कि भाई मेरे को ऐसा पैसा खर्च करना, वो बोलता नहीं ऐसे नहीं करने देंगे क्योंकि फाइनेंस तो मेरे अंडर में है। तो मुर्शिद कुली खान मुकर जाता है। तो इन दोनों में कुछ फाइट वाइट हो जाता है, एंड समवेयर इन 1702 और 3 जो है ये प्लान करते हैं, जो आपके अजीम हैं वो प्लान करते हैं कि इसका मर्डर करवाया जाए मुर्शिद कुली खान का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा बने, मतलब एक सीक्वेंस बना रहेगा। तो मुर्शिद कुली खान का ये मर्डर करवाना चाहते हैं जो अजीम है, क्योंकि अजीम तो आफ्टर ऑल ही उसके मुगल के लिनेज में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थे उस पूरे एरिया में, राइट। तो वो चाह रहे थे कि भाई इसको रास्ते से हटाओ। रास्ता से हटाने का एक ही तरीका है कि भाई इसको मरवा दो। ये बात पता चल जाता है मुर्शिद कुली खान को कि भाई ये मेरे को मरवाने वाला है। वो एक चिट्ठी लिख देता है औरंगजेब को कि आपका पोता है वो मेरे को मरवाना चाहता है ना। औरंगजेब वॉज काइंड ऑफ पर्सन कि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बिजी था वार में। ठीक, कभी वो अफगानिस्तान जाके वार लड़ता था, कभी मराठा से लड़ता था, कभी राजस्थान में लड़ता था, कभी बुंदेलखंड में लड़ता था। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई में बिजी था और वो नहीं चाहता था कि एक नया एक नया हेडेक मिले। ठीक है, तो वो उसने धमका दिया उसको, अपने पोता को, कि अजीम को, कि भाई उसको कुछ हुआ तो तुमको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम वहाँ से उठो और पटना पहुँच जाओ, राइट। तो उस डिसएग्रीमेंट के कारण, मुर्शिद कुली खान और अजीम के बीच डिफरेंसेस के कारण जो इनका है तबादला कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इनको बोलते हैं कि आप पटना आ जाइए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पटना पहुंच जाते हैं और उसका सौंदर्यीकरण करते हैं। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन करते हैं, उस पर 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं पटना की ब्यूटिफिकेशन पे, और उसका नाम रख देते हैं अपने नाम पे, अजीमाबाद नाम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि वो पहले इनिशियली सूबेदार बन के गए थे, वहाँ से डिफरेंसेस हो जाता है और वो पटना जाते हैं। पटना का वो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और उसका नाम अजीमाबाद रखते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की नज़र से। ठीक है, क्वेश्चन की नज़र से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पटना का ब्यूटिफिकेशन पर 1 करोड़ रुपया कौन खर्च किया था, या पटना का नाम अजीमाबाद कौन रखा था। तो नाम से ही पता चलता है अजीम उल शान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। उनका विचार था कि जो पटना है इसको सेकंड दिल्ली बनाया जाए। दिल्ली वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसीलिए उनको चाहिए था कि पटना भी ऐसा ही ब्यूटीफुल दिखे, बट ये कभी पूरा नहीं हो पाता है, राइट। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो तख्त पर बैठते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर बैठ गए तख्त पर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फारूक सियार, मतलब अजीम उल शान का जो बेटा था फारूक सियार, उसको नया वो बंगाल बना करके भेजते हैं। ठीक है, नया वो बंगाल बना के भेजते हैं, और इनके जो बेटे थे, मतलब अजीम जो बेटा था वो ऑलरेडी सूबेदार तो था ही था वहाँ पर बिहार में। ठीक है, तो अपना बेटा जो फारूक सियार था, जैसे नया राजा आया ना तो फिर नया डेपुटेशन करता था, राइट। तो जैसे आपके बहादुर शाह जफर जैसे वन आते हैं सिंहासन पे, तो अपना जो बेटा उनका अजीम उल शान पहले से बिहार में बैठा हुआ था, उसको बोलते हैं कि भाई तुम गवर्नर पहले भी था, तुम नया हेड क्या बोलते हैं उसको, राजपत्र लो, और तुम अभी भी गवर्नर ही हो, और तुम्हारा जो बेटा है, यानी मेरा पोता जो है, ठीक है, उसको क्या करो, नया वो बंगाल बना दो। मतलब फारूक सियार को वो नया वो बंगाल बना देते हैं। ये कब की बात है, 1707-8 के आसपास की बात है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर 1712 में ही फॉट वार ऑफ सक्सेशन बट फेल्ड। किसकी बात हो रही है, अजीम की बात हो रही है। तो 1712 में बहादुर शाह का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और जो गेम ऑफ थ्रोन चालू होता है अजीम और जहांगीर शाह के बीच में। तो जहांगीर शाह के साथ और भी उसके भाई लोग थे, बट अजीम जो था अकेले पड़ जाता है और वो हार जाता है युद्ध में और मारा जाता है। तो हम लोग अब देख सकते हैं कि पिक्चर से कौन कौन गायब हो चुका है। यहाँ पर देखिए पिक्चर देखा था हमने अभी, तो पिक्चर से औरंगजेब तो पहले ही मर चुका है, बहादुर शाह मर चुका है,
ठीक है, दोनों जहांदर शाह और अजीम में लड़ाई होता है, अजीम ये हो जाता है, हार जाता है और वो मारा जाता है। मतलब पिक्चर में अब 2 ही लोग बचे हैं। कौन कौन बचे हैं? जहांदर शाह एक बचे हुए हैं और दूसरे फारूकसियार बचे हुए हैं पिक्चर में। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो फारूकसियार के बारे में पढ़ेंगे। फारूकसियार का करंट स्टेटस क्या है अभी हमने पढ़ा है। फारूकसियार करंट स्टेटस है ही इज़ नायब नाजिम ऑफ बंगाल या नायब ऑफ बंगाल। ठीक है, नायब क्या होता है? डेप्यूटी होता है, बेसिकली जो गवर्नर है उसका सेकंड टू द गवर्नर का पोस्ट आप बोल सकते हैं कि नायब का पोस्ट होता था। ठीक, चलिए तो फारूकसियार के बारे में पढ़ते हैं कि 1711 ईस्वी में वो पटना आते हैं। ये कहाँ पर थे? अभी बंगाल में थे। बंगाल में थे, 1711 की बात है, बंगाल में थे। उसको पता चलता है कि मेरा पिता जो है वो लड़ने के लिए गया है गेम ऑफ थ्रोन, और उसमें वो हार के मर चुका है। तो वो क्या करता है? बंगाल से उठ के पटना आ जाता है। पटना क्या था? चूँकि उसके पिता का बनाया हुआ सौंदर्यीकरण किया हुआ एक जगह था, तो वहाँ पर उसकी पकड़ ज़्यादा स्ट्रांग था। और जो बंगाल था वो थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपकी वहाँ पर उसके कॉन्स्पिरेसी करने वाले बहुत लोग थे। तो सेफ साइड में पटना पे पहुँच जाता है। पटना में देखता है वो कि वहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर है सैयद हुसैन अली खान। ठीक, कौन है वहाँ पर? सैयद हुसैन अली खान। अब ये नाम सब इंपॉर्टेंट होने वाला है कुछ कुछ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही आप मॉडर्न में घुसेंगे थोड़े फैक्ट्स बढ़ेंगे और आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब मुग़ल दरबार जो है औरंगजेब के समय में, औरंगजेब जो है एक बहुत लंबा समय जो है वो डेक्कन में बिताता है। ठीक है, महाराष्ट्र में बिताता है। तो उस कारण से क्या होता है कि मुग़ल का जो मेन तख्त था आपका दिल्ली में, वो खाली पड़ा रहता है। ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स तक वो जगह खाली रहता है। औरंगजेब वहाँ रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको मराठास को कंट्रोल करना रहता है, इसलिए वो साउथ इंडिया में रहता है। साउथ इंडिया भी नहीं बोलेंगे, सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं आप, डेक्कन के आसपास। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है ना कि जो उसका मेन जो दरबार था वहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत जो नॉवेल्स थे वो फ्री अपने आप को महसूस करने लगे। वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स चलने लगा। तो जैसे औरंगजेब का डेथ होता है तो ये लोग खुले सांड की तरह भटकने लगे। ठीक है, उन खुले सांडों में से एक था, इनफैक्ट 2 थे, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एक राजा मरा है, उसका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ तख्त पर बैठेगा, राइट। बट यहाँ पर 1-2 जो ये भाई हैं सैयद ब्रदर्स, ये सैयद ब्रदर्स का नाम ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये सैयद हसन अली खान एंड हुसैन अली खान। ठीक है, नाम सब कुछ सेम ही है, हसन और हुसैन, 2 भाई हैं, हसन और हुसैन। सैयद हसन अली खान एंड सैयद हुसैन अली खान, ये दोनों वहाँ पर बहुत पावरफुल नॉवेल हैं और वो क्या करते हैं, किंग मेकर का काम करते हैं। ठीक है, एक मरा तो हम चाहते हैं कि भाई उसका जो बड़ा बेटा वो ना बैठे, ये बैठे, तो ये लोग उसको बैठा देंगे। फिर ये पसंद नहीं आ रहा, ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसको हटाओ, दूसरे को बैठाओ। तो इस तरह का ये काम इनका चलता रहता था। ये लोग काफ़ी पावरफुल नॉवेल हो चुके थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनको ये पता था कि फारूकसियार जी को पता था कि भाई साहब ये जो है बहुत स्ट्रांग हैं, किंग मेकर टाइप के लोग हैं, तो ये मेरे को गद्दी पर बैठने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनसे जाके हेल्प मांगते हैं। किससे मांगते हैं? सैयद ब्रदर से हेल्प मांगते हैं कि भैया एक काम करो, मेरे को तख्त पर बैठा दो। ठीक है, बहादुर शाह के बाद मेरे पिता को बैठना था, अजीम को बैठना था, बट ये जहांदर शाह बैठ गया है, लेकिन इसको हटाना है, इसको मार के भगाना है, राइट। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर सैयद ब्रदर्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कि भाई हम तो आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ये सपोर्ट करेंगे, तो ये सपोर्ट का पहला स्टेप क्या होता है कि इनका कोरोनेशन होता है। कहाँ पर कोरोनेशन होता है? पटना में। ठीक है, तो पहला मुगल बादशाह जिसका कोरोनेशन जो है वो पटना में होता है, ही इज़ फारूकसियार। ये नाम याद रखेंगे। एक और नाम आने वाला है जिसका कोरोनेशन पटना में हुआ था। तो यहाँ पर सैयद ब्रदर्स जो है उनको हेल्प करते हैं और वो उनका कोरोनेशन करते हैं पटना में और बोलते हैं अब आप सुल्तान हिंद हैं। ठीक है, मुग़ल सम्राट फारूकसियार। अब ये क्या करते हैं, अपना सेना लेकर के निकलते हैं और बैटल ऑफ आगरा में जहांदर शाह को हराते हैं, उनको मार देते हैं और वो जाके थ्रोन पर बैठ जाते हैं और वन द बैटल ऑफ आगरा टू डिथ्रोन जहांदर शाह हु वाज एग्जीक्यूटेड 1719। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक तो ठीक लिखा हुआ है। ये एग्जीक्यूशन जो 1719 का जो एग्जीक्यूशन है वो फारूकसियार का होता है। ठीक है, जहांदर शाह तो 1713 में ही मारा जाता है। ठीक है ना, इसको आप फारूकसियार के हिसाब से याद रखेंगे। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा नोट्स जो भी है, बट फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे 1719 में फारूकसियार मारा था, 1713 में जहांदर शाह मर चुका है, मैंने मार दिया गया। ठीक, तो ये हमारे मुग़ल बादशाह हैं, 2 मुग़ल बादशाह या आप बोल सकते हैं मुग़ल प्रिंस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना जरूरी था। एक तो मुग़ल बादशाह बना फारूकसियार, अजीम नहीं बन सका, बट उसके कारण कुछ मैंने जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने। पहला अजीमाबाद, ठीक है, 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। सेकंड दिल्ली बनाना चाहता था।
ठीक है। अपने पिता के काल में यानी कि बहादुर शाह 1 के काल में भी वो सूबादार बना रहा वहाँ पर। उस समय नायब जो है किसको बनाया गया, फारूक सियार को बनाया गया। फारूक सियार जो सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन कौन जाके बैठ गया गद्दी पर, जहांगीर शाह। तो फारूक सियार का हेल्प कौन किया, सैयद ब्रदर्स। उनका जो कोरोनेशन है वो पटना में होता है, कोरोनेशन पटना में होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद बैटल ऑफ आगरा होता है और वहाँ पर उसको हरा देते हैं। आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ना सूबादार का लिस्ट दिया हुआ है जो बिहार का आपका जो गवर्नर्स बने हैं ना इस काल में, समवेयर अराउंड 1712 से लेकर के 1763 तक का एक ये लंबा समय है। इसमें जो है आपका बहुत सारे आपके गवर्नर्स आए हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि सूबादार्स ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो है वो जो अपॉइंट किया वो ये सब है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि नवाब बंगाल जो है वो ज़्यादा पावरफुल फील करने लगते हैं और बोलते हैं कि भैया हम मुगल वुगल को नहीं मानते हैं, ऑल्दो ठीक है वो मेरा माई बाप था और अभी भी उसका मतलब छाता है, लेकिन हम जो है स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि नवाब बंगाल जो है वो अपॉइंट करने लगता है किसको, सूबादार ऑफ बिहार को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। तो अब ये नाम जो हैं वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपसे ऐसा पूछ सकता है सवाल में कि ये जो 4 नाम दे दिया, अब बोला कि ये लोग इन चारों में क्या कॉमन है, तो आप कॉमन बता सकते हैं कि ये सब क्या है, सूबादार ऑफ बिहार है, ठीक। तो पहला नाम किसका है, मीर जुमला का है, सर बुलंद खान, निज़ामुल मुल्क, अलीदत खान, फ़ख उद दौला। ना ये निज़ामुल मुल्क जो है यही पहुंच जाते हैं कहाँ, हैदराबाद में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर निज़ाम का स्थापना करते हैं, निज़ामाबाद या ऐसा बोल सकते हैं हैदराबाद, अपना जो वो अलग एक सल्तनत जो है इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सूबादार ऑफ बिहार और क्या नाम है, अलीवर्दी खान, जैन उद्दीन हैबत जंग, सिराजुद्दौला और राजा राम नारायण 1763 तक, ठीक है। इन 1739 बिहार एंड बंगाल वॉज मर्ज्ड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। इन नामों में 2-4 नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये एक निज़ामुल मुल्क का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी खान जो हैं उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं बिहार के रिस्पेक्ट में, अभी देखेंगे आगे इनके बारे में। हैबत जंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट है, राजा राम नारायण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत लंबा समय तक रहे यहाँ पर बिहार में, मतलब इसका गवर्नर ऐसे, ठीक है। 1739 बिहार एंड बंगाल वॉज मर्ज्ड एंड दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय मोहम्मद शाह द मुगल एम्पायर। ना यहाँ हमने देखा था कि एक ब्रिटिश का मुगल का लीनेज, तो इसमें देखा था हमने फारूक सियार। फारूक सियार जो हैं इनके बाद 2 रूलर्स आते हैं, एक कोई आता है नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसके बाद एक को कोई आता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इसके बाद एक आता है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह नाम था, रंगीला भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये मजाक नहीं है, ये ऑफिशियल नेम था इनका, है ना। ये एक लंबा समय तक रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ पावर रहता नहीं है इनके पास, बट स्टिल ही वॉज द सम्राट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नाम, हाँ यहाँ पर। तो मोहम्मद शाह, यही वही मोहम्मद शाह हैं जिन्होंने क्या किया था कि बिहार और बंगाल का जो मर्जर है 1739 में, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था एज अ मुगल एम्पायर। ऑल्दो ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपकी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इनके पास इतना पावर नहीं था कि वो मर्जर को ना भी होके करे तो कुछ कर सकते हैं, बट उन्होंने सोचा कि यार अभी तो अब वो गया है, नादिर शाह गया है, काहे कोई फालतू का टेंशन लेना, वो लेकर के आया है कि मर्ज कर दिया, चलो उसको ओके कर दो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1739 में क्या होता है, आपका बिहार और बंगाल का मर्जर होता है। बिहार और बंगाल अलग कब हुए ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा मॉडर्न इंडिया में, बट बिहार और बंगाल मर्ज कब किए गए ये आपका 1739 में ऑफिशियली मर्ज किया गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमने देखा कि जो मुग़ल का जो लीनेज है, उस जो उनके जो प्रिंसेस हैं उसके टाइम में या उनके अनुसार बिहार में क्या हो रहा था, ठीक है। अब एक पावर था, साथ साथ ये हो रहा था जो चतुर चालाक मैंने आपको बताया था, मुर्शिद कुली खान, उसका कुछ जो एक्टिविटीज़ है उसको भी ध्यान देखें, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हुआ, पावरफुल होता गया, ठीक है। मुग़ल जो है पावरफुल था, अलीवर्दी खान छोटा था, मुग़ल श्रिंक करता गया, अलीवर्दी खान पावरफुल होता गया, उससे क्या हुआ, बिहार पर उसका पूरा ये आ गया, शासन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहार एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल में 2 आपके जो नवाब हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला तो नाम आपको याद ध्यान रखना मुर्शिद कुली खान, वो चतुर चालाक आदमी, और दूसरा अलीवर्दी खान। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं इसमें नवाब, नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट कौन सा, सिराजुद्दौला, ठीक है। लास्ट कौन था, सिराजुद्दौला,
ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद ही नवाब आएंगे, बट वो लोग पपेट नवाब्स थे, ठीक है, अंग्रेजों ने जिनको बैठा दिया वो नवाब बन गए थे। वो जो इंडिपेंडेंट नवाब बोलते हैं ना, वो कोई नहीं था, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है वो ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, राइट। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं और फिर इस पॉइंट पे आते हैं। तो 1707 में 1717 से 1726 मुर्शिद कुली खान ना, ये पहुंच कब गया था आपने, हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि मुर्शिद कुली खान जो है वो आपका अजीम के साथ कहाँ पहुंचा था, बंगाल पहुंचा था, ठीक है, समवेयर अराउंड 1697 में। 1697 में मुर्शिद कुली खान जो है वो बंगाल पहुंच गया था। यहाँ पर उसने उसका जो डिफरेंस है वो अजीम के साथ हो गया था, और अजीम को क्या किया था, औरंगजेब ने बोला था कि बेटा तुम पटना आ जाओ, राइट। तो ये इसको दिख गया कि भाई जो औरंगजेब है, जहाँपना जो है वो मेरे फेवर में है, तो वो क्या हो गया, एकदम 56 इंच का चौड़ा सीना लेकर के निकल पड़ा, ठीक है। तो ऑन बीइंग अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल ही स्टार्टेड मेकिंग हिज डोमिनेंस, तो अपना वो डोमिनेंस बनाने लग गया इन द एरिया, ठीक है। और 1704 तक उसका बढ़िया डोमिनेंस हो चुका था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मुगल दरबार में जो है फाइनेंस भेजने बंद कर दिए। कब, औरंगजेब जैसे ही मरा उसने बोला कि भाई तुम हमारे माँ बाप थे, अभी भी हो, बट पैसा तो नहीं भेजेंगे हम, बट कंटिन्यू टू बी अंडर मुगल फ्लैग, ठीक है। स्टिल मतलब वो अपने आप को मुगल का पार्ट मानता था, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंट हो चुका था, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, वो तो ऐसे ही मतलब सब मेरे अंडर वाले ही हैं ऐसा बोल करके, ठीक है, मुगल को साइड कर दिया वो। ऑल्दो अपना जो टेरिटरी है वो कभी ऐसा नहीं बोल रहा था कि मेरा अकेले का टेरिटरी है, ये मेरा इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, बट इसके ऊपर मुगल का एक छत्र छाया जरूर है, ठीक है। 1717 में वो फुली कंट्रोल करने लग गया बंगाल प्रोविंस को, और अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब बोलने लग गया, द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। इससे पहले गवर्नर हो रहे थे, राइट, नायब नाजिम या नाजिम, ये पहला जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है। कौन, मुर्शिद कुली खान। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की नज़र से। बाकी आप फोटो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस वगैरह भेजना बंद कर दिया औरंगजेब के मरने के बाद और ये सब, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अलीवर्दी खान जो है 1717 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और वो बोलता है कि मैं पहला नवाब हूँ बंगाल का, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ शुजाउद्दौला बनता है, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा सरफराज खान बनता है, ठीक है। शुजाउद्दौला जो है वो मुर्शिद कुली खान का बेटा नहीं था। मुर्शिद कुली खान जो है उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी एक बेटी थी, ठीक है, बेटी थी, ठीक है। इस बेटी का जो हस्बैंड था ही वॉज शुजाउद्दौला। ये शुजाउद्दौला अलग है, अवध वाले से ये अलग है। अवध में भी एक शुजाउद्दौला है जो आगे आएगा, बट यहाँ पर ये जो शुजाउद्दौला पढ़ रहे हैं हम लोग ये अलग है, ठीक है। शुजाउद्दौला ये इसका क्या हो गया, दामाद हो गया। इसका बेटा था आपका सरफराज खान, सरफराज खान। तो मुर्शिद कुली खान मरने टाइम में क्या बोला कि सरफराज जो है बोला कि भाई अपने दामाद को मैं कुछ नहीं दूंगा, जो दूंगा अपना नाती को दूंगा मैं। तो वो बोलता है सरफराज खान को कि तू एक काम कर, मेरे बाद नवाब बन जा, ठीक है। तो उस समय आपके जब इनकी मृत्यु होती है मुर्शिद कुली खान की, तो शुजाउद्दौला जो है उड़ीसा में होते हैं, वो अपना सेना लेकर के पहुँचते हैं, ठीक है, मुर्शिदाबाद, जहाँ पर उनका कैपिटल था, ठीक है। और बोलते हैं बेटा को गद्दी खाली करो नहीं तो हम मार काट देंगे। तो वो बोलता है पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपके लिए ही गद्दी रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि ऑल्दो मुर्शिद कुली खान ने सरफराज खान को नियम किया था अपना सक्सेसर, बट वो चाहता नहीं था कि भाई पिता पुत्र में कुछ ये डिफरेंसेस बने, इसलिए अपने पिता को बोल दिया कि आप ही बैठ जाइए, मैं आपके मरने के तक का वेट कर लूँगा, ठीक है। तो वो मरता है, और उसके बाद क्या होता है, सरफराज खान जो है वो जा करके बैठता है, और उसको क्या करता है, कौन मार देता है, अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान जो है सरफराज खान को मार देता है, और वो क्या बन जाता है, आपका नवाब बन जाता है। ना अलीवर्दी खान वाज वेरी पावरफुल। कैसे पावरफुल था वो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये मैं स्टोरी के लिए आपको बता रहा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, है ना, ज़्यादा क्या मतलब थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अलीवर्दी खान जो है 1740 में सरफराज खान को मार करके 1739 में इनफैक्ट सरफराज खान को मार करके नवाब बन जाता है। लेकिन उससे पहले उसका जो कुछ है लंबा चौड़ा अचीवमेंट है वो थोड़ा हमको पढ़ लेना है। हमने अभी देखा था कि जब हम लिस्ट देख रहे थे बंगाल का नवाब का, तो यहाँ पर नवाब नहीं, सूबेदार का, तो सूबेदार का जो ये देख रहे थे इसमें एक अलीवर्दी खान एक नाम आया था, ठीक है, अलीवर्दी खान एक नाम आया था। ये वही अलीवर्दी खान है जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 1730 से 1740 तक ये क्या था कि नायब नाजिम ऑफ बंगाल था, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट किया था, शुजाउद्दौला अपॉइंट किया था। ये वही शुजाउद्दौला है जो यहाँ पर है, ठीक है। शुजाउद्दौला क्या किया था कि अलीवर्दी खान को नायब नाजिम ऑफ बंगाल ये नियुक्त किया था। और उस टाइम में क्या होता है कि इसका कुछ इस अचीवमेंट्स है जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। ही डिफीटेड लोकल लॉर्ड्स ऑफ बेतिया, भोजपुर,
और टिकारी, इन तीनों जगह का जो आपका लोकल लॉर्ड्स था उसको वो हरा देता है। ठीक है, तो ये टिकारी कहाँ पर है? टिकारी आपका गया में है। ठीक, तो बेतिया, भोजपुर और टिकारी गया। ठीक है, इन तीनों जगहों पर लोकल लॉर्ड्स का जो है वो रिवेलियन होता है, दोनों को वो क्रश कर देता है। उसने अफगान को भी मार पीट करके शांत रखा, बोला ज़्यादा उछलो मत नहीं तो हम तुमको दबा देंगे, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जब सरफराज खान को मार के 1740 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है, एज नवाब बंगाल, तो उसके बाद वो अपने दामाद, हिज सन इन लॉ, ठीक है, दामाद को जैनुद्दीन हैबत जंग से नाम याद रखेंगे, हैबत जंग को नायब नाजिम का पोस्ट दे देता है। तो पहले वो खुद ही नायब नाजिम था 1740 तक, क्योंकि अब वो नवाब बन चुका है, तो अपना दामाद को वो हैबत जंग को बैठा देता है कि तुम एक काम करो, डिप्टी गवर्नर का काम करो, हम तो राजा बन चुके हैं, तुम मेरे सेकंड टू द राजा बन जाओ। ठीक है, तो इन्हीं के काल में क्या होता है कि उड़ीसा जो है वो मराठा जो है जीत के ले जाते हैं। इसके अलावा अफगान सरदार का जो दरभंगा के अफगान सरदार थे उनका भी अटैक होता है। ठीक है, दरभंगा के अफगान सरदार थे, इनका रिवॉल्ट होता है 1748 के राउंड में। ठीक है, और हैबत जंग को मार देते हैं और पटना को लूटपाट कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हराने के लिए रानी सराय में अलीवर्दी खान अपनी सेना लेकर के आते हैं, उनको हरा के मारपीट के ध्वस्त कर देते हैं इनको। ठीक, इसके बाद ही अपॉइंटेड सिराजुद्दौला। ठीक है, ये अलीवर्दी खान है। अलीवर्दी खान क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को नायब नाजिम ऑफ बिहार अपॉइंट करते हैं। अब क्यों अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर नायब नाजिम ऑफ बिहार? क्योंकि हैबत जंग जो है वो मारा जा चुका है। ठीक है, हम यहाँ ने पढ़ा ना हमने कि हैबत जंग जो है मारा गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को नायब नाजिम ऑफ बिहार नियुक्त करते हैं 1750 में। ठीक है, और लाला जानकी राम को इनका डिप्टी बना देते हैं। ठीक है, लाला जानकी राम। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ उनका डिप्टी जो है अलीवर्दी खान ने किसको नियुक्त किया था, तो वो लाला जानकी राम थे। ठीक है, लाला जी सिराजुद्दौला के साथ राज करने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 1750 के आसपास का। 1753 में राजा राम नारायण जो है उनको अपॉइंट किया जाता है और एक लंबा समय तक रहते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल तक, 1763 तक ये आपके नायब नाजिम बने रहते हैं। ना इनकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। यहाँ आप देख सकते हैं डेट 1756 लिखा हुआ है। 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है अलीवर्दी खान जी की। राइट, तो इसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है वो शासन करने के लिए बैठते हैं, और ये मतलब समवेयर अराउंड 21 या 22 साल के होते हैं। 21 या 22 साल के होते हैं, इंस्ट्रक्टिव होते हैं, ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है रूल का। तब अलीवर्दी खान आया था सिंहासन पे, तो उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था चीज़ों को हैंडल करने का, पॉलिटिक्स को हैंडल करने का, लेकिन इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। और इसी टाइम में अंग्रेज़ खोज रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए कि हमको सिंहासन मिल जाए। राइट, तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है और सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाते हैं। ठीक है, उनके जो अपने ही लोग थे वो सारे ब्रिटिश से मिल गए होते हैं, ब्रिटिश ने सबको पैसा दे करके खरीद लिया होता है, और उनको लगता है कि हम युद्ध में जीतेंगे। ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा मिलिट्री था, बट स्टिल चूँकि उनका जो कमांडर है, जो मीर जाफर या मीर कासिम था, जो भी कमांडर था उनका, वही मिल गया था। तो अब कमांडर ही मिल गया तो फिर आप क्या ही युद्ध जीतेंगे, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये बोला जाता है कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है, और इनका मरने के बाद जो है जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में चला जाता है। राइट, तो ये हमारा नवाब के बारे में था। तो नवाब के बारे में, इंडिपेंडेंट नवाब के बारे में था, ऐसा आप बोल सकते हैं कि क्या बातें जो थी इंडिपेंडेंट नवाब के बारे में थी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो है वो मुग़ल दरबार को फाइनेंस भेजना बंद करता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने आप को फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बोला, नवाब जो मतलब बंगाल है उसको इंडिपेंडेंट बता दिया और खुद को पहला नवाब बना दिया। ठीक, इसके बाद अलीवर्दी खान का बैकग्राउंड थोड़ा हमको जानना होगा। वो नायब नाजिम ऑफ बंगाल नियुक्त किए गए थे शुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बेतिया, भोजपुर और टिकारी में रिवेलियन को ध्वस्त किया था, अफगान को भी चेक में रखा था। ठीक, सरफराज खान जो है, हाँ, सरफराज खान को मारने के बाद ये क्या बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। नवाब से पहले ये नायब नाजिम थे, तो नवाब बन जाते हैं और अपने सन इन लॉ यानी दामाद को, हैबत जंग को, वो नायब नाजिम नियुक्त करते हैं बिहार का। ठीक, और उड़ीसा इनके काल में जो है मराठा जो है जीत के ले जाते हैं। अफगान सरदार ऑफ दरभंगा जो है इनके काल में रिवेलियन करते हैं। ठीक है, हैबत जंग को मार देते हैं और पटना को लूटपाट कर देते हैं। तो रानी सराय में इनको अलीवर्दी खान जो है धूल चटाते हैं। और उसके बाद सिराजुद्दौला के साथ लाला जानकी राम को अपॉइंट किया गया था, उनका डिप्टी। राजा राम नारायण जो है 1753 में आते हैं। तो इनके काल यानी कि अलीवर्दी खान के टाइम में
3 बेसिकली नायब नाजिम बने। पहला तो उनका जो दामाद था हैबत जंग, दूसरा कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है, और तीसरा कौन बनता है, राजा रामनारायण बनता है। ठीक है, 3 इनके काल में थे। सिराजुद्दौला जो है अगले नवाब बनते हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैटल प्लासी में 1757 में इनको हरा देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आज का लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा, 2-4 चीज़ आपको याद रखना होगा कि पहला तो जो इम्पोर्टेंट लड़ाई था वो बैटल ऑफ प्लासी था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में कब हुआ था, 1757 में हुआ था। लड़ने वाला कौन था, लड़ने वाला आपका रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बैटल है दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल है, 1764 में हुआ था। लड़ने वाला हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ये याद रखना है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने को ये पता होता है कि बैटल प्लासी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में लड़ा गया, या बैटल बक्सर जो है वो 3 एक संगठन था और इधर में अंग्रेज अकेले थे, उनके बीच में लड़ा गया। लेकिन अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था या कौन कमांड कर रहा था ये हमको ध्यान नहीं रहता है। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव 1757, 1764 में हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए आधे टॉपिक पे। तो क्या होता है कि 1757 में बैटल प्लासी जो है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, एंड लॉर्ड क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो पटना आते हैं, किसके साथ, मीर जाफर के साथ, और इनको नाजिम ऑफ बिहार बना देते हैं। नाजिम ऑफ बिहार या फिर नवाब ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, नवाब ऑफ बंगाल, एक बॉर्डर टर्म में हम इनको नवाब ऑफ बंगाल बोल लेते हैं। ठीक है, ये डिप्टी वगैरह नहीं थे, इनको नवाबी बना के, पॉपेट नवाब बना कर बैठा दिया गया था मीर जाफर को। ठीक, बट रियल पावर जो था 1763 में राजा रामनारायण तक, मैंने 1763 तक राजा रामनारायण का था। वो पावर आगे कम हुआ था, मीर कासिम के टाइम में कम हुआ था, उनको मतलब साइड कर दिया गया था। बट ये 1757 की बात है, 1757 की बात है, और मीर जाफर जो है क्या बन चुका है, नवाब ऑफ बंगाल बन चुका है। बट स्टिल पावर जो है बिहार के रिस्पेक्ट में जो पावर जो है वो राजा रामनारायण के हाथ में है। ठीक है, चलिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा रामनारायण के हाथ में पावर था, ये इंपॉर्टेंट है। और मीर जाफर जो है वो आपको बंगाल का नवाब बन गया था, पपेट नवाब बोल सकते हैं एक ढंग से आप। ठीक, द रियल पावर वाज इन हैंड्स ऑफ राजा रामनारायण। ठीक है, ये पॉइंट देख चुके हैं। अगला पॉइंट आता है शाह आलम टू। नाउ शाह आलम टू कौन है, शाह आलम टू या अली गौहर इनको बोला जाता है। ठीक, तो इस लीनियज में जो हम देख रहे थे, ऊपर हमने एक लीनियज देखा था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इनके बाद जो है काफ़ी नवाब आते हैं, 3-4 नवाब आते हैं हमें। ठीक है, मान लेते हैं ये सब नवाब का नाम है। ठीक है, अगला नवाब जो यहाँ पर बनते हैं, मतलब जो नवाब नहीं बोलेंगे, सॉरी सुल्तान है ये, यहाँ पर आते हैं आपके शाह आलम टू, शाह आलम टू। ठीक है, इसी लाइन में आगे नीचे आकर के शाह आलम टू आते हैं। तो इनका भी कुछ आपका रोल है। तो इनका एक बहुत लंबा शासन था, ये मुग़ल सुल्तान थे 1759 से 1806 तक। ठीक है, असली नाम इनका अली गौहर था। तो ये क्या देखते हैं कि समवेयर अराउंड 1758 के आसपास ये देखते हैं, 1759 के आसपास, 1759 के आसपास ये देखते हैं कि भाई मुग़ल एम्पायर जो है वो बिहार में कमज़ोर पड़ने लग गया है। ठीक है, ये चूँकि हम मुग़ल बादशाह के लीनेज में आते हैं सीधा, तो हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये जुनून है कि यहाँ पर वापस मुग़ल की जो सत्ता है उसको स्थापना करना है। ठीक है ना, तो इसी विचार से ये क्या करते हैं कि जो मुग़ल जो आपका डोमिनेंस है उसको रीइस्टेब्लिश करना के हिसाब से ये इनको 2 जो गवर्नर हैं, अवध के नवाब हैं और इलाहाबाद के जो गवर्नर्स थे, ये इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक, और ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन हो, परिवर्तन एज इन मुग़ल का जो ग्लोरी है, जो लॉस्ट हो चुका है, उसको वापस बिहार में रीइस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन में 2 लोग इनको सपोर्ट करते हैं, अवध के जो गवर्नर हैं और इलाहाबाद के जो गवर्नर हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है अली गौहर या शाह आलम टू, मोस्टली शाह आलम टू ही नाम लिखा जाएगा। तो शाह आलम टू जो हैं उनको वो जब बिहार में रीइस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, मुग़ल का जो ये है मतलब डोमिनेंस है उसको, तो उसमें वहाँ पर उनको कौन कौन जगह के जो गवर्नर है वो सपोर्ट कर रहे थे। तो एक अवध है, दूसरा इलाहाबाद है। ठीक है, अब इसका नाम ऑल्दो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, बट जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तब यहाँ पर हम लोग इलाहाबाद ही लिखेंगे। आंसर में आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि गवर्नर ऑफ प्रयागराज,
ठीक है, उस समय इसको इलाहाबाद बोला जाता था, तो उस समय के हिसाब से ही आप इसका नाम लिखेंगे। ठीक। ही लेड द सीज ऑफ पटना इन 1759 बट वॉज ड्रिवन अवे बाई कैप्टन नॉक्स। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया कि बिहार में अपना जो अधिकार है उसको वापस इस्टेब्लिश करना है, तो इसलिए उन्होंने पटना का सीज मतलब घेराबंदी की कि घेर लेंगे, ना तुमको किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे, तुम खाना पानी सबके लिए तरफ के मर जाओ और हमसे लड़ने के लिए आओ, हम तुम्हें मार के भगा देंगे। बट यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। कैप्टन नॉक्स जो है वो जो फैक्ट्री है उसका वो हेड होता है, जो पटना में फैक्ट्री था उनका या ऑफिस था जो भी, राइट। तो वो क्या करता है कि इनको उल्टे पैर यहाँ से भगा देता है। किसको भगा देता है? शाह आलम टू को। मतलब शाह आलम टू जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और कैप्टन नॉक्स जो है अपने क्या सुपीरियर मिलिट्री कमांड्स के कारण जीत जाते हैं और उनको भगा देते हैं। जब शाह आलम टू को पता चलता है कि इनकी फादर की मृत्यु हो चुकी है, वो क्या करते हैं, ही मेड पीस डील्स विद द ब्रिटिश एंड वेंट अंडर देयर प्रोटेक्शन। क्यों? इनके पिता जो थे वो आपके दिल्ली के सुल्तान थे, उनका नाम आलमगीर टू था। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि आलमगीर टू जो है वो बैठे रहते हैं सिंहासन पे। आलमगीर टू, ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने के लिए नहीं, बस स्टोरी के लिए बता रहा हूँ। जो याद करने का वो मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ आपको। आलमगीर टू है, इनका जो बेटा है, इनका बेटा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इनका जो बेटा है इनको वो है कौन है, ये शाह आलम टू, शाह आलम टू, ठीक है, इनका बेटा है। बट ये गद्दी जो है यहाँ से सुल्तान का जो गद्दी है किसके पास हो जाता है? शाहजहां थ्री, शाहजहां थ्री, ठीक है, ये वो शाहजहां नहीं है ताजमहल वाले, ये दूसरे शाहजहां है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आलमगीर टू जो है ये सिंहासन में बैठा हुआ था, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको होता है कि भाई हमको तो सिंहासन चाहिए, लेकिन ये तो पटना के आसपास व्यस्त रहता है अपना रूल इस्टेब्लिश करने में। तो इसको पता चलता है कि इसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है और जो सिंहासन पे है शाहजहां थ्री जाके बैठ गया है। तो भाई क्या चाहिए, मुझे सिंहासन चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा कि सैयद ब्रदर्स का किसी ने हेल्प लिया था और यहाँ पर शाह आलम टू क्या करेंगे, सैयद ब्रदर्स तो मर चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो हेल्प लेने का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से करेंगे ये लोग, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट पे आ जाइए कि ऑन लर्निंग हिज फादर्स डेथ, कौन, आलमगीर टू जब मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं ब्रिटिश के साथ कि भाई काम करो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरे दोस्त हो, मेरे को सिंहासन पर बैठाओ। ठीक है, और उसके साथ वो पीस डील साइन कर लेते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है उसमें चले जाते हैं। ठीक, हिज फॉर्मल कोरोनेशन वॉज हेल्ड इन 1761 इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री ऑफ पटना। ठीक है, ये दूसरे हैं जिनका जो कोरोनेशन है, मुगल बादशाह जिनका कोरोनेशन पटना में होता है। इस बार इनका पटना में कहाँ पर होता है, ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री है वहाँ पर होता है। क्यों वहाँ पर होता है? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश से पीस डील कर लिया है। ठीक है, शांति का जो संधि होता है वो इन्होंने कर लिया था और इन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया था। ऑब्वियसली उसको बदले में पैसा मिलता और ये लोग अभी तक तो ट्रेडर जैसे ही थे। ठीक है, 1759 ऑल्दो हो चुका है, बट ये अभी भी जो भी है कि मतलब इनको मेन इनका मोटिव क्या था, पैसा कमाना था। बाद में भी जो ये जो शासन करने लग गए तो इन्होंने शासन करके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, 100 रुपया कमाया, उसमें से 10 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया, 90 रुपया तो उठा के इंग्लैंड ले गए ये लोग, राइट। तो इनको पैसा से मतलब था, तो पैसा कौन दे रहा था इनको, तो इनको देने के लिए शाह आलम टू जो है वो रेडी रहा होगा, तो इन्होंने इनको हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। ठीक, जैसे ही ये इनका कोरोनेशन होता है, अपने आप को सुल्तान बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बीच में ही उनको पता चलता है कि यार वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, वहाँ पर अलग ही मसला चल रहा है, वहाँ अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, अवध में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपका है कि इनका कोरोनेशन जो है वो पटना में हुआ था, उसके बाद दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। तो आपको याद होगा कि इससे पहले जो है आपका फारूक सियार जो है वो अपना कोरोनेशन करते हैं पटना में और आगरा की तरफ मार्च करते हैं। ठीक है, जहाँ वो जहांगीर शाह को हरा देते हैं। यहाँ पर ये मार्च तो करते हैं लेकिन बीच में ही पता चलता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं अवध में, तो अवध में बैठ जाते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। इन 1760 ड्यू टू दिस एग्रीमेंट्स विद ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर वॉज रिमूव्ड एंड मीर कासिम वॉज इंस्टॉल्ड एज नवाब। तो 1760 के आसपास में क्या होता है कि जो जिस काम से इन्होंने मीर जाफ़र को बैठाया था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में, इन्होंने मीर जाफ़र को बैठाया था। मीर जाफ़र को बोला कि जहाँ पर ना नवाब जी आप हमको पैसा देते रहिए। मीर जाफ़र बोलता है कि भैया इतना तो पैसा है भी नहीं हमारे पास, कहाँ से दें। तो ब्रिटिश बोलते हैं कि अरे भाई तुम एक काम करो, हटो यहाँ से, है ना। मीर कासिम को बैठा देते हैं ना। मीर कासिम जो था वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट और बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था।
ठीक है, उसका दिमाग एकदम खुला हुआ था, उसको समझ में आता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑल्दो वो पपेट बना के बैठाया गया था, बट ही ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट, और वो चाहता था कि मेरा अलग से शासन हो, मेरा अलग से सब कुछ हो, और इन जो फिरंगी लोग हैं इनसे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, अपने काम भर का मतलब रखो और इनको साइड ही रखो। तो मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। ठीक, तो जब इस तरह का विचारधारा, कोई पपेट आदमी, जो पपेट आदमी है वो इस तरह की विचारधारा रखेगा कि हमको जो मुग़ल साम्राज्य है या जो बंगाल का नवाब, जो बंगाल का जो एरिया है उसको डेवलप करना है, वहाँ से पैसा कमाना है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना है, तो पपेट आदमी अगर ऐसा सा काम करने लग जाएगा तो उसका जो मालिक होगा उसको तो पसंद नहीं आएगा। सीधी सी बात है, पपेट हो मतलब पपेट जैसे रहो तुम। तो ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंसेस शुरू हो गए। पहला डिफरेंस तो ट्रेड इशूज़ को लेकर के शुरू होता है, ठीक है, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इनके कोर्ट में इंटरफेयर करते थे, तो यहाँ से इनके डिफरेंसेस और बढ़ने लग गए। रिलेशनशिप बिटवीन कासिम एंड द कंपनी स्लोली डिटोरिएटेड एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुर्शिदाबाद में कोर्स किसने कैपिटल लगाया था? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, वहाँ से अपना कैपिटल उठा कर मुंगेर ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिश लोगों का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कलकत्ता के पास ही था मुर्शिदाबाद, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। ठीक है, घूमते फिरते भी ब्रिटिश वाले पहुँच जाते थे, तो वहाँ से उठाकर कैपिटल मुंगेर में रख लिया। मुंगेर कहाँ है? हमारा बिहार में है। ठीक है, 1763 इनको रिमूव कर दिया जाता है। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि 1763 में जो है अंग्रेज़ जो है मैंने एकदम थक जाते हैं इससे कि भाई ये मीर कासिम गजब ही आदमी है, इसको तो हमने पपेट बना के बैठाया था, ये तो डेवलपमेंट में के रास्ते पर उतर गया, विकसित भारत बनाने लग गया है ना, इसको सिंहासन से उतारो। तो और किसको बैठा दिया गया? फिर से मीर जाफ़र को बैठा दिया गया कि बोला कि मैंने एक गधा से बढ़िया दूसरा गधा है ना, तो उसको हटा करके उसको बैठा दिया, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं था इनके पास, यही लोग एरिस्टोक्रेट होते थे, राइट। तो ये आपका नवाब बन जाता है। कौन बन जाता है? मीर जाफ़र। नाउ एक आध जो मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया, डिस्क्लेमर लगा दूँ साथ में कि ये मैंने बस आपको याद रखने के लिए ही बोला है, ठीक, कोई इसको दिल पे ना ले कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया है ना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बोल देने से ही बहुत कुछ बवाल हो जाता है फालतू का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, बिफोर दिस ही हैड एग्री। अच्छा, तो जब इनको हटाते हैं 1763 में, जब मीर कासिम को हटाया जाता है, उससे पहले कुछ और वाक़या हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है कि पटना फैक्ट्री के हेड होते हैं एलिस, ठीक है, विलियम एलिस होते हैं पटना फैक्ट्री के हेड। इनके साथ इनका कुछ फाइट हो जाता है, ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डिसएग्रीमेंट्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसको मतलब अपोज करने के लिए, इनको पनिश करने के लिए मीर कासिम जो है वो मुंगेर से पटना आते हैं और इनको मतलब वहाँ पर भयंकर तबाही मचाते हैं। तबाही एज इन कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम ये काम करो, तुम मेरी बात नहीं माने, ठीक है, हम पहुँच गए तुमको लट से मारने के लिए, राइट। तो यही मीर कासिम करने के लिए वहाँ पहुँचता है, राइट। तो वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर 72 ब्रिटिश ऑफिशियल को ये लोग मार गिराते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा ये मारा जाता है? जर्मन मर्सनरी इन हिज एम्प्लॉय, उनके एम्प्लॉयमेंट में एक जर्मन मर्सनरी था, कमांडर था एज इन, ठीक है, इनका नाम वाल्टर सोम्ब्रे था, ठीक है। और इसको क्या बोला गया है? पटना मैसेकर ऑफ 1763, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वाक़या हुआ, विलियम एलिस और उनके 72 लोगों को इन्होंने मीर कासिम ने मार दिया, तो इसको बोला गया पटना मैसेकर ऑफ 1763, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि जब इनको पता चलता है, क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई मेरा 72 आदमी को लोग मार दिया, तो वो लोग पूरा सेना लेकर के, फौज लेकर पटना की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो पटना की ओर बढ़ते हैं कि उनसे पहले उनका मैसेंजर जो है वो पहुंच जाता है वहाँ पर पटना में और मीर कासिम को बोल देता है कि भैया आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये क्या करते हैं? ये उठ करके चले जाते हैं अवध में। अब गौर कीजिए कि अवध में एक आदमी दिल्ली की ओर जा रहा था, पहले से ही बैठा हुआ था, तो शुजाउद्दौला के पास, ठीक है, शुजाउद्दौला के पास आपका ये बैठा हुआ था, शाह आलम II बैठा हुआ था, राइट। और वहाँ एक और आदमी जाकर के बैठ गया, वो कौन था? मीर कासिम। तो तीनों लोग मिल गए, ठीक है, मिल बैठे हैं 3 यार, आप, मैं और, ठीक, आगे नहीं बोलना चाहिए। तो ये ऐसी मिलिट्री मार्च टुवर्ड्स द पटना एंड मीर कासिम फ्लेड द सिटी एंड टुक रेफ्यूज इन अवध। अवध में क्या करते हैं? अपना डेरा डाल देते हैं। यहाँ पर इनको शाह आलम भी मिल जाते हैं और शाह शुजाउद्दौला भी मिल जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि भाई ये ब्रिटिश लोग जो है बहुत परेशान किया है, एक काम करो, इनको जो है मार के भगाओ यहाँ से, ठीक है। अब ये मार के जो भगाओ जो बात हुआ, तो इन्होंने एक अलायंस तैयार किया। क्या किया? अलायंस तैयार किया, इंडिया अलायंस, है ना, मजाक में बोल रहा हूँ मैं। इसको अलायंस तैयार करते हैं और ये क्या करते हैं? ब्रिटिश पे अटैक कर देते हैं। ये लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से 1764 में लड़ी जाती है, बक्सर में,
ठीक है। और यहाँ पर आपके जो कमांडर थे वो सर हेक्टर मुनरो थे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर था उसका नाम हेक्टर मुनरो था, और यहाँ पर ये लोग हार जाते हैं। 1765 में क्या होता है कि जो शाह आलम II होते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह का जो रेवेन्यू वसूलने का जो राइट था, दीवानी राइट्स जो था, वो किसको दे देते हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये कि क्या होता है कि यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, डिटेल नहीं मतलब एक दो लाइन देख लेते हैं। तो पहला तो शाह आलम II है, शाह आलम II है, ठीक है। दूसरा कौन है आपका शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला, ठीक है। तीसरा कौन है आपका मीर कासिम, मीर कासिम। तीनों का वार होता है किससे, हेक्टर मुनरो से, ठीक है। ये लोग क्या होता है, हार जाते हैं, मारे नहीं जाते हैं, हार जाते हैं, हार जाते हैं। तो ब्रिटिश बोलता है कि एक काम करो, एक एक करके तुम लोग यहाँ पर जो संधि है वो साइन करने के लिए। अब क्या, आपने सामने वाले को हरा दिया, जब सामने वाला हार मान लिया तब तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे आप लोग। तो ट्रीटी मतलब क्या होता है, संधि होता है, संधि मतलब एग्रीमेंट होता है। तो एचएम जो है, या एचएम हटाइए, इसको करने के लिए किसी और को बुलाया जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक रहता है, और इनका जो होता है शाह आलम II के साथ होता है, इसको बोला जाता है, ये इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद। आपको यहाँ प्रयागराज मत लिख दीजिएगा क्योंकि उस समय नाम इसका इलाहाबाद ही था, ठीक। कब होता है, 1765 में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संधि साइन की जाती है जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। चूंकि नाम जगह का है तो उस जगह के नाम पे उस ट्रीटी का भी नाम पड़ गया, ठीक है। 1765 इसमें इन्होंने क्या किया, शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स था, यानी फाइनेंशियल राइट्स जो था, वो किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पैसा क्या किया, तीनों जगह का उठा करके दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार अ न्यू पोस्ट ऑफ नायब नाजिम वॉज क्रिएटेड, या फिर डेप्टी गवर्नर बोल सकते हैं। अब नवाब तो चला गया, ठीक है, नवाब वाला जो हिसाब किताब है वो खत्म हो चुका है, मतलब एक पॉपर टाइप का कोई बैठा हुआ होगा, बट मोटा मोटी खत्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए जो लोकल आदमी होना चाहिए उसको नायब नाजिम बोला गया, और उसको वहाँ पर रिक्रूट किया जाने लग गया, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटिश EIC। और जो मेजर उसमें नाम देखने के लिए हमको मिलते हैं इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो राजा राम नारायण, ठीक है, अभी 1763 में ये हटे थे, राजा सिताब राय, ठीक है, राजा कल्याण सिंह, इन तीनों को लोकली रिक्रूट करके वहाँ पर शासन चलाया जाने लग गया, ठीक। तो ये हमारे बिहार के बारे में था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि पोस्ट जो क्रिएट हुआ ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब बात कर चुके हैं। चलिए, ये नाम इम्पोर्टेंट है तो ये नाम थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि 1765 के बाद जो है किनको जो इनमें से किनको जो है आपका गवर्नर ऑफ बिहार या नायब नाजिम ऑफ बिहार जो है वो बनाया गया। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में अब हम लोग पूरी तरह से घुस चुके हैं, ट्रांजिशन फेज जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।